हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। और बिज़नेस स्टडीज़ के हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ सेक्टर्स थे जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है, तो हम उनके पार्ट्स पढ़ रहे थे। पहले हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ को कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट जो पार्ट था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी एक पार्ट है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का। ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बता रखा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोल सकते हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय मेल मेंबर्स, जो मेल मेंबर्स होते हैं ना ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जिसका आपस में बंटवारा ना रखा हो, पूरी जॉइंट फैमिली हो, ठीक है। जॉइंट फैमिली हो पूरी, जिसका बंटवारा ना हो रखा हो, उसे हम अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। उसके जो मेल मेंबर्स होते हैं ना, जो आदमी होते हैं, मेल होते हैं पर्सन, वो उस जिस बिज़नेस को कैरिड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। दिस बिजनेस इज नॉट गवर्नड बाय इंडस्ट्रियल और एनी कंपनी एक्ट। ये जो बिजनेस है ना, इसको कोई भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल होता है, ठीक है, या कोई भी इंडस्ट्रियल या कंपनीज जैसे एक्ट बने होते हैं, काफ़ी सारे कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक्ट बने होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। तो ये वाला बिजनेस उनके अंडर नहीं आता। इसके लिए एक अलग से एक्ट बना है जिसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये एक एक्ट बना हुआ है स्पेशली इसी बिजनेस के लिए, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंडर ये एग्जिस्ट करता है। हिंदूज का अलग से एक लॉ है जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया है। ये बिज़नेस उसके अंडर आता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं इस बिज़नेस को रन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इसमें मिनिमम ना, जो भी फैमिली ये बिज़नेस रन करेगी उसमें मिनिमम 2 मेल मेंबर्स तो होने ही चाहिए। एक फैमिली में मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसमें क्या आता है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी ज़मीन होनी चाहिए जो आपके दादा ने या फिर आपके ग्रैंडफादर या फिर उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर ने पहले से परचेज़ की और वो चलती आ रही हो सदियों से आपके पास। तो पुश्तैनी ज़मीन आपके पास कुछ होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस इसकी कंपलसरी होती हैं इस बिज़नेस के लिए, ठीक है। अब इसमें एक क्या चीज़ नया वर्ड आता है, इसमें एक नया वर्ड आता है, वो है को-पर्सनर्स। को-पर्सनर्स क्या होता है? एक नया वर्ड इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। 2 सिस्टम होते हैं इनहेरिटेंस के। ये को-पर्सनर इसी के अंदर आएगा, मैं आपको भी बताऊंगी। पहला क्या है? दया भाग। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है ये वाला लॉ। दिस सिस्टम मेल एज वेल एज फीमेल बोथ कैन बिकम को पार्टनर्स और को पर्सनर्स। आ गया ना? इसका मतलब क्या होता है? को पर्सनर का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए हिंदू फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, ठीक है, आपने एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया है, तो वेस्ट बंगाल में क्या लॉ है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को पार्टनर्स बिजनेस के भी हो सकते हैं। और को पर्सनर्स मतलब जो आपकी इनहेरिटेड वो चली आ रही ना पुश्तैनी प्रॉपर्टी, आपको उसमें भी हक मिलेगा, ठीक है। को पर्सनर्स मतलब आपको बिजनेस में भी हक मिल रहा है और ये आप या बोल सकते हो कि आपको उस पुश्तैनी ज़मीन में या प्रॉपर्टी में भी आपको आपका हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, ठीक है। पहला सिस्टम तो ये हो गया दया भाग का। एक जो दूसरा सिस्टम आता है वो मैं आपको बताती हूँ। को पर्सनर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा को पर्सनर्स क्या होते हैं। जो हिंदू फैमिली में
बर्थ होने के बाद उनका शेयर उनको मिलता है, वो लाइबल हो जाते हैं उनकी बर्थ से कि उनका शेयर उसमें हो जाता है फैमिली में। भाई अगर उन्होंने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है तो उनको उनका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब एक सिस्टम, लॉ ऑफ सिस्टम तो हमने देख लिया, दया भाग। सेकंड है मिताक्षा, ये भी एक लॉ है। इसके अंदर क्या होता है, वो वाला जो सिस्टम था ना दया भाग, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता था, सिर्फ उसी में एलिजिबल था, वेस्ट बंगाल में। अब जो रेस्ट ऑफ इंडिया बच गया, प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। मिताक्षा जो सिस्टम है वो हर जगह एलिजिबल होगा। ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम को पर्सनर्स। इसमें क्या है कि सिर्फ मेल मेंबर्स जो है ना, जो घर के आदमी हैं, सिर्फ वही को पर्सनर्स बन सकते हैं। जैसे उन्हीं को बिजनेस में शेयर मिलेगा और उन्हीं को उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। अब ये हमारे यहाँ का लॉ बनाया हुआ है कि जैसे लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को उनका हिस्सा नहीं मिलता उनके मायके में। लेडीज़ जो होती हैं, अगर आपने एक हिंदू फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, तो जो लड़के ऐसे बोलते हैं ना, आपने भी सुना है भाई लड़कियां तो पराया धन है, उनका उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी में या बिजनेस में कोई शेयर नहीं होता। ठीक है, सिर्फ बाय बर्थ जो उसमें मेल ने जो जन्म लिया है सिर्फ उसी का हिस्सा होता है। ये अभी तक का हमारा लॉ था, बट कुछ टाइम पहले इस लॉ में चेंज आ चुका है। अब अगर लड़कियां चाहे तो वो अपना हिस्सा मांग सकती हैं, अपना शेयर मांग सकती है। तो ये लॉ चेंज हो चुका है, राइट नाउ अभी ये लॉ नहीं है। बट पहले के टाइम पे क्या था, मिताक्षा एक सिस्टम था जिसमें सिर्फ मेल मेंबर्स जो होते हैं ना, उनको उनका हिस्सा मिलता था, शेयर मिलता था। फीमेल मेंबर्स को उस बिजनेस का या उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हिस्सा या शेयर नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये मीनिंग था हिंदू फैमिली बिजनेस का, जिसमें 2 सिस्टम्स हमने पढ़े, एक मिताक्षा और एक दया भाग। उसमें को पर्सनर्स एक नया वर्ड आया जिसका मैंने आपको बताया कि को पर्सनर्स वो होते हैं जिनको उनका पुश्तैनी ज़मीन में या फैमिली बिजनेस में हिस्सा मिलता है, वो को पर्सनर्स कहलाते हैं। ठीक है, मीनिंग मैं आपको बता चुकी, इसकी 2 कंडीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, राइट, और उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन भी होनी चाहिए। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि फ़ीचर्स आप मीनिंग से निकाल सकते हैं। अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर है ना, तो आप उस मीनिंग में से काफ़ी सारे उसके नेचर या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला उसकी मीनिंग से ही निकल के आ गया, मेंबरशिप बाय बर्थ। अगर आपने जन्म ले लिया तो आप उसके मेंबर, उस बिज़नेस के मेंबर बन चुके हो। देयर इज़ नो नीड ऑफ एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक मेल मेंबर हैं और एक मेल ने जन्म लिया है एक हिंदू फैमिली में, तो वो बाय बर्थ ही मेंबरशिप मिल गई उसको कि वो आगे जाके अपना पुश्तैनी बिजनेस या पुश्तैनी उसमें शेयर उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मैनेजमेंट। मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। इसको मैनेज कौन करता है, इस बिजनेस को, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसकी जो मैनेजमेंट है, इसका जो कंट्रोल है, वो पूरा किसके हाथ में होता है? जो फैमिली का जो सबसे बड़ा सीनियर मेल मेंबर होगा ना, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में सीनियर आपके दादाजी हैं, और या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, आपके पापा हैं बड़े मेल मेंबर फैमिली में, तो जो भी मोस्ट सीनियर होगा वो उस बिज़नेस का हेड होगा, और उसे, उसकी जो टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, ये एक टर्म उसके लिए यूज़ होती है, कर्ता। तो कर्ता एक ऐसा पर्सन है जो उस हिंदू जॉइंट फैमिली के बिजनेस को रन करेगा। ही हैज़ ऑल लीगल राइट्स टू टेक ऑल डिसीजंस। उसके पास सारे राइट्स होंगे, उसे फैमिली मेम्बर के, किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई भी डिसीज़न कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फैमिली में डिसीज़न लेना चाहे वो ले सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी और बिजनेस से रिलेटेड भी। ठीक है, उसके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं। थर्ड हमारा आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैंने आपको मीनिंग में बताया था, ये कंडीशन है कि 2 मेंबर्स फैमिली में मेल मेंबर्स होने ही चाहिए। सेकंड क्या है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में इसमें क्या रोल है लाइबिलिटी का? इसमें लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड ऑफ कर्ता। जो कर्ता है ना, जो बिजनेस का हेड है, फैमिली का हेड है, उसकी जो लाइबिलिटी होगी ना वो अनलिमिटेड होगी। वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन बिजनेस। इसका मतलब देखिए,
जो करता है उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी। कैसे हुई अनलिमिटेड? मान लीजिए अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है तो उसका जितना शेयर है ना उस बिज़नेस में, अब देखिए किसी उस फैमिली में और भी मेल मेंबर्स होंगे और उनका उस फैमिली में बर्थ हुआ है तो वो ऑलरेडी उस बिज़नेस के मेंबर बन चुके हैं, उनका भी शेयर है उस बिज़नेस में, लेकिन संभाल एक बंदा रहा है, कर्ता संभाल रहा है। तो क्या होता है, अगर बिज़नेस में लॉस हो रहा है ना तो जो कर्ता है ना, मेन जो हेड है, वो लायबल होता है उस कर्ज को, उन डेब्ट्स को क्लियर आउट करने के लिए या पे करने के लिए। अगर उसके शेयर जो भी है बिजनेस में उसको बेचने के बाद भी लायबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बेचनी पड़ेगी। लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं ना उस बिजनेस के या उस फैमिली के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर शेयर इन बिजनेस। उनका जितना बिजनेस में शेयर है ना तब तक। मान लीजिए उनका बिजनेस में दो मेल मेंबर्स और हैं फैमिली में, और उन दोनों का शेयर ना 5 लाख रुपीज़ है उस बिजनेस में। 5 लाख एक का हिस्सा है, 5 लाख एक ने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसका हिस्सा है, तो उनकी लायबिलिटी वो सिर्फ 5 लाख तक ही रहेगी। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उन 5 लाख में से वो उनको बेच के उन 5 लाख रुपए के थ्रू वो पे कर सकते हैं लायबिलिटी। अगर फिर भी लायबिलिटी नहीं क्लियर हो रही है तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से शेयर दे, वो सिर्फ कर्ता करेगा। कर्ता की लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, ये क्लियर आउट हो गया ना। हमारा 5th पॉइंट है माइनर मेंबर्स। क्या ऐसा कुछ है कि माइनर मेंबर्स भी, माइनर मेंबर्स मतलब बिलो 18 ईयर्स एज, जिनकी एज बिलो 18 ईयर्स है, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर। अब हमने पहला ही पॉइंट इसमें क्या पढ़ा था, मेंबरशिप बाय बर्थ पढ़ा था ना। जब बर्थ होते ही उसको मेंबरशिप ऑलरेडी मिल चुकी है, अगर एक मेल मेंबर ने उसमें जन्म लिया है तो उसको ऑलरेडी मेंबरशिप मिल चुकी है, तो माइनर मेंबर की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि 18 साल से नीचे का बिजनेस नहीं संभाल सकता। ठीक है, अगर उस 18 साल के जो नीचे का है, अगर उससे बड़ा कोई नहीं है उसकी फैमिली में, कोई भी नहीं है ऐसा मोस्ट सीनियर पर्सन, तो वो लायबल है उस बिज़नेस को संभालने के लिए। कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं होंगी कि तुम अंडर 18 हो तो तुम बिज़नेस नहीं संभाल सकते। ठीक है। 6th हमारा आता है राइट्स। किसके क्या राइट्स हैं? ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव राइट्स टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स। दे क्लेम देयर शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब देखिए, डिसीजन लेने के राइट्स तो सारे कर्ता के पास है। ठीक है, कर्ता के पास सारे डिसीजन लेने के राइट्स हैं, बट जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास क्या राइट है कि वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब जांच पड़ताल कर सकते हैं वो अकाउंट्स की कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हुआ है, लॉस हो रहा है तो क्यों हुआ है, वो इन चीज़ों की जानकारी वो ले सकते हैं, उनके पास ये पूरा राइट होता है। ठीक है, और अपनी शेयर को भी वो क्लेम कर सकते हैं। अगर जैसे बोलते हैं ना, बंटवारा हो रहा है फैमिली का, 2 भाइयों का बंटवारा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक भाई मना कर देगा दूसरे को शेयर देने से, नहीं, उस दूसरे का भी उतना ही हक है, तो वो अपने शेयर के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, दोनों के राइट्स हो गए। कर्ता के राइट्स है सारे डिसीजंस लेने के, और मेंबर्स के राइट्स है कि वो अकाउंट्स को देख सकते हैं और अपना शेयर मांग सकते हैं। 7th हमारा आता है रजिस्ट्रेशन। देयर इज नो कंपल्जन और नॉट कंपल्सरी फॉर बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ एक्ट। मैंने आपको अभी मीनिंग में बताया था कि इसके लिए कोई कंपनीज एक्ट या इंडस्ट्रियल एक्ट नहीं लगता, इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, जिसे हम हिंदू लॉ एक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंडर इसलिए कोई कंपल्जन नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रियल या कंपनीज लॉ के एक्ट के थ्रू ये गवर्न करता है हिंदू लॉ में, और हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं कि रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको बिजनेस करने के लिए। ठीक है। 8th और लास्ट हमारा आता है कॉन्टीन्यूटी। ये चीज़ हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था ना कि एक सिंगल बंदा है ओनर, और कल को उसको कुछ हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो बिज़नेस तो बंद हो गया क्योंकि वो एक सिंगल ओनर था। इसमें क्या है, इसमें हमने पढ़ा पहले तो क्या कि 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा बिजनेस संभालेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली है, इसमें काफ़ी सारे मेल मेंबर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को, उस बिजनेस को आगे रन करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट, तो जो उससे अगला नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे,
वो बिज़नेस संभाल रहे हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद सीनियर मोस्ट कौन होगा उस फैमिली में? मतलब फादर होंगे, उस जो आपके ग्रैंडफादर के जो सन थे, आपके फादर वो होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बिकम्स कर्ता, वो कर्ता बन जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो आपके फादर कर्ता बन जाएंगे, ये चीज़ है। तो बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ये इसके फीचर्स थे, यही इसमें था कि उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था ना कि पहले एक ये रूल था मिताक्षा वाला कि भाई लड़कियों को उनका हिस्सा नहीं मिलता है, लड़कियां अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकती हिंदू फैमिली में। बट जो मैंने बताया था ना, अब ये लॉ चेंज हो चुका है, वो लॉ चेंज हुआ है 2004 दिसंबर में। दिसंबर 2004 में एक बिल पास हुआ था जेंडर इक्वालिटी का इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जेंडर इक्वालिटी मतलब जो फीमेल है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2004 के बाद क्या हुआ है, अगर लड़कियां चाहे तो, ऐसा नहीं है कंपल्जन है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा और उसको लेना भी पड़ेगा। अगर लड़कियां चाहे तो वो कोर्ट के थ्रू अपना शेयर क्लेम कर सकती हैं, ये रूल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।